ना देखो, एक क्विक रिवीजन करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, जिससे कि हमें ये हेल्प हो कि हमारा दिमाग में चीज़ें एकदम फिर से फ्रेश हो जाए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, जिसमें मैंने आपको बताया कि ऐसे कौन से चीज़ें हैं जिसे में हम डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी को महसूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ व्हाट, जहाँ पे हम लोग चार्जेस की बात कर रहे हैं। चार्जेस यानी कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, लाइक चार्जेस होंगे या अनलाइक चार्जेस होंगे। तो एवरीडे लाइफ में हम बहुत जिस भी सिस्टम में देखें, चाहे वो सिस्टम हमारा क्या हो, मोशन का हो या पावर का हो, जिसमें हम लोग मोटर देखते हैं, कार्स देखते हैं, ब्लेंडर्स देखते हैं, ड्रिल्स देखते हैं, या हम इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग या कूलिंग इफेक्ट देखते हैं। माइक्रोवेव ओवन देख लो, आयरन देख लो, रेफ्रिजरेटर देख लो, एयर कंडीशन देख लो, किसी में भी इलेक्ट्रिसिटी है। सिमिलरली अगर मैं कम्युनिकेशन के साइड में जाऊँ तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ भी है, क्योंकि हमारे पास टीवी है, रेडियो है, पोर्टेबल मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। सिमिलरली अगर हमें लाइट के क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमारे पास तब भी इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे कि माइक्रोफोन्स वगैरह हैं, आपके पास फ्लैश लाइट्स वगैरह हैं, आपके पास टेबल लैम्प है, आपके पास इनकैंसिडेंट लैम्प्स हैं, ठीक है, आपके पास ट्यूब लाइट्स हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं। सो दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर जस्ट यूजेस जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? फाइन। अब जब मैं इलेक्ट्रिसिटी को, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे हम बहुत सारे के फॉर्म, मेनली उसका कंटेनमेंट क्या है, चार्ज। ठीक है, चार्ज ही उसका कंटेनमेंट है। और हम जानते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं दे आर ऑल, जब हम लोग उसको माइन्यूट से माइन्यूट लेवल में ब्रेकआउट करते हैं तो हम जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में बनते हैं। तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव हो गया, जो कि इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव हो गया, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव हो गया। फाइन। अब हम लोग चार्ज को जब देखते हैं तो अगर ये चार्ज हम दोनों के आपस में लग रहा है तो वो क्या करेगा, अपना एक दो चार्जेस के बीच में लग रहा है या कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगेगा। मे बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन और मे बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मैटर डिफरेंट है, बट फोर्स तो लगेगा ही। ठीक है, और वो जब अपना एक ऑरा क्रिएट करता है स्पेस में, वो अपना एक प्रभाव क्रिएट करता है, ठीक है, अपना एक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है स्पेस में, तो वो कैसे हम लोग पता करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से पता करते हैं। इसी तरह जब ये चार्जेस जो हैं, ये जो मैंने बताया आपको, ये कब लग रहा है, ये तब लग रहा है जब हम लोग चार्ज को बैठा के रखें, रेस्ट पे रखें, इलेक्ट्रोस्टैट के फॉर्म में लग रहे हैं, ठीक है, समथिंग इन स्टैटिक फॉर्म। बट जब भी हम लोग चार्जेस को मूव करा रहे हैं, व्हेनेवर देयर इज मोशन ऑफ चार्जेस, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट हो रही है या इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, और ये जनरेट क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जब भी इन्हीं चार्जेस को हम लोग रेडिएशंस के फॉर्म में कर रहे हैं, जैसे कि एक्सेलरेट करके रेडिएशन फॉर्म में कर रहे हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आ जाती हैं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपर स्पेक्ट्रम आ जाता है, जो हम मोबाइल फोन्स में यूज़ कर सकते हैं, अपने इंटरनेट्स में यूज़ कर सकते हैं, हमारे सैटेलाइट्स में यूज़ करते हैं। सो ऑल दीज आर वेरी वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ द चार्ज, कि चार्ज जो मेन मटेरियल है, हमारा रॉ मटेरियल, उसका हम कहाँ कहाँ से प्रयोग कर रहे हैं, किस हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं, मेरी क्या ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से हम उसको मॉड्यूलेट कर रहे हैं। ओके, नाउ अब जब इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, राइट। तो जब प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से हम लोग ने क्या बोला कि भैया ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। अगर मैंने बोला पॉजिटिव है तो मैंने बोला प्रोटॉन है, अगर मैंने बोला नेगेटिव है तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब हम लोग फोर्सेस की बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये आपस में फोर्स क्रिएट करेंगे जब हम उनको रखेंगे डिस्टेंस पर, तो अगर लाइक चार्जेस रखा तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस रखा तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो मतलब अगर हम प्रोटॉन को प्रोटॉन के साथ कराएंगे तो रिपेल होगा, और प्रोटॉन को इलेक्ट्रोन के साथ करवाएंगे तो अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली अब ये जो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, ये सारी घटनाएं हो रही हैं, अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, तो वो कैसे रिपेल कर रहा है, हमारे पास, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो वी हैव एवरी मेजरमेंट। हम हवा में कोई चीज़ नहीं बात करते हैं, हम हर चीज़ को मेजर करते हैं, हम एक वैल्यू लाते हैं। सिमिलरली हम इस अट्रैक्शन या रिपल्शन की भी एक वैल्यू लाते हैं, किसके द्वारा लाते हैं, एक लॉ है कूलम्ब्स लॉ, एक लॉ है कूलम्ब्स लॉ, और इस लॉ के थ्रू ला रहे हैं। इस लॉ में हम लोगों ने क्या क्या यूज़ किया है, इस लॉ में हमने चार्जेस की वैल्यू को यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि चार्जेस को मेजर करने का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम होता है, राइट। चार्जेस को मेजर करने का यूनिट कूलम होता है। अब चार्ज की जितनी वैल्यू होगी वो माइक्रो, मिनी, मिली, वॉट एवर में भी वो उसके हिसाब से काम करेगा। तो वो चार्ज का फॉर्मूला क्या है फोर्स का, कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि हम के को क्या बोले, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोले। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। आप थोड़ा बड़ा होगे तो आपको पता चल जाएगा ये चीज़, आफ्टर क्लास 12th में इसका बहुत अच्छा यूज़ बताया जाएगा। एनी हाउ, अब मैंने जब बोला कि चार्जेस को मूव करवा के ही हम इलेक्ट्रिसिटी ला रहे हैं या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं, दैट मीन्स देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट मैप बनाया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है। अच्छा, चार्जेस के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं,
ठीक है। लॉज होते हैं, हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कह रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता जा रहा है कि भाई चार्जेस ना तो क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय वो ट्रांसफॉर्म करते हैं बॉडी टू बॉडी। वो बॉडी टू बॉडी बस ट्रांसफॉर्म होता है। नेक्स्ट, प्रोटॉन्स जो होते हैं एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। अच्छा, जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो उसका वैल्यू क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और ये क्या होता है? जितना भी चार्जेस हमें मिल रहा है वो इनका ही एक इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। मतलब कि कोई बॉडी में अगर चार्ज है मौजूद, ध्यान से सुनिए, कोई बॉडी में अगर चार्ज मौजूद है तो इसका मतलब वो एक, ये जो वैल्यू है ना आपकी 1.6 × 10⁻⁻19, इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब क्या कि Q, कैपिटल Q इज द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी कंटेंट इज इक्वल टू NE। E इज व्हाट? 1.6 × 10⁻⁻15। आधा प्रोटॉन होगा तो प्लस, इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव, और N क्या है? N हमारा इंटीग्रल मल्टीपल है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 है, कुछ भी हो सकता है, राइट? ओके, नेक्स्ट इज योर व्हाट? न्यूक्लियस क्या हो गया? इसका मतलब न्यूक्लियस तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, राइट? तो इसने यही बताया कि देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, व्हाटएवर, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब देखो अब जब मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ही रही हूँ तो मेरे पास क्या क्या आएंगे? कंडक्टर्स और क्या आएंगे? इंसुलेटर्स आएंगे। जब मैं कंडक्टर्स की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। अच्छा, अभी जो देखो कंडक्टर्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो मैं उन्हें कैसा कंडक्टर बोलूँ, या तो मैं उन्हें इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बोलूँ, या तो मैं उन्हें कैसा कंडक्टर बोलूँ? थर्मल कंडक्टर बोलूँ। तो जब मैं उन्हें इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बोलती हूँ बेटा, तो यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो ईजिली मूव करते हैं, अपने को दिक्कत नहीं है। कितने सारे इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हम लोग जानते हैं, कौन कौन से होते हैं? कुछ भी बता दो, कॉपर बता दो, आयरन बता दो, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, मेटल्स आर योर गुड कंडक्टर, राइट? ओके, सो ये सारे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी, क्वांटाइजेशन था और एडिटिविटी। चार्जेस को कैसे ऐड करते हैं? चार्जेस को 1 2 3 4 की तरह ऐड करते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट द वेक्टर क्वांटिटी, दे आर योर स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी के जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको जैसे ऐड किया जाता है वैसे ही हमारे इन चार्जेस को ऐड किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, हम ये कहेंगे कि या तो ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मतलब कोई एक बॉडी क्या कर रही है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रही है। अगर मैंने बोला अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, दैट मीन्स आई एम सेइंग दैट दे आर बिकमिंग नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर मैंने बोला कि बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रही है, दैट मीन्स आई एम सेइंग दैट बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है? ओके, इनिशियल जब बॉडी के पास एकदम फ्री अपने न्यूट्रल फॉर्म में होता है तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू योर व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन्स का तो कोई चार्ज होता नहीं है खुद का, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का होगा। न्यूक्लियस के भीतर आपके प्रोटॉन बैठे हैं और न्यूक्लियस के बाहर क्या रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ये सब इनकी प्रॉपर्टीज़ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ये सारे हम लोग ने बहुत बार कर चुके हैं तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशंस क्या है? पार्टिकल एक्सीलरेटर, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या तो फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स हम लोग जान चुके हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जो फ्लो नहीं करवाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैंने आपको एक बताया था कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट में एक और डाल दिया चार्ज तो क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे कि उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जाएगी, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ जाएगी। सिंस उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ जाएगी, दैट मीन्स कि उसकी वर्क करने की जो एबिलिटी है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। याद रखना इस चीज़ को। व्हेनेवर आई एम सेइंग कि मैंने एक ऑब्जेक्ट में चार्जेस को ऐड कर दिया है, ठीक है, एक्सटर्नली मैंने चार्जेस को ऐड कर दिया है, सो आई विल से कि उसके जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो बढ़ जाएगी। एंड मोर ओवर वो जो इलेक्ट्रिकली मोर चार्ज हो जाएगा। तीसरी बात होगी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? ओके, अच्छा, ये सारी चीज़ें। अब मैंने उसमें चार्ज डाला है, इसका मतलब क्या कि उसका ऑरा भी तो मोर स्ट्रॉन्ग बन रहा है ना। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि कुछ लोगों को अगर सर्टेन ग्रुप में ऐड करो तो वो प्रचार करने की क्षमता और ग्रुप की साइज भी बढ़ती है, उसका ऑरा भी बढ़ता है। सिमिलरली अगर मैंने दिया तो ऑब्वियस ही बात है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर भी बढ़ जाएगी। क्लियर है? ओके, फिर जब मैंने आपको बोला कि कंडक्टर्स की बात हो रही है, तो कंडक्टर्स क्या करते हैं? कंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि भाई कंडक्टर्स जो होते हैं वो अपने, जब हम उसके पास कोई चार्ज चीज़ को लाते हैं तो उसके पास क्या होता है? जो उसका जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो उसके इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस पर समान होते हैं, राइट? जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस बनाते हैं। लास्ट 2 क्लासेस में हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस किया है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है उस सरफेसेस पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो जब भी किसी भी मेटल को में हम चार्जेस डालेंगे तो वो हमेशा कहाँ पर आ जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट होके उसके सरफेस पे आ जाएंगी। किस पे आ जाएंगी, उसके सरफेस पे आ जाएंगी। और जैसे कि ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि मैंने अगर कोई पॉजिटिवली रॉड एक चार्ज स्फीयर पर लाया, और स्फीयर कैसा है हमारा, मेटल है, स्फीयर कैसा है हमारा, मेटल है, तो देखो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव इस साइड पर आ जाएंगे। उसी तरह अगर मैंने ग्राउंड लगा दिया तो ग्राउंड क्या होगा, ग्राउंड हर चीज़ को जीरो लेवल पर ला देता है, मतलब हम लोग ग्राउंड को सिंक समझते हैं ना, बहुत बड़ा क्या समझते हैं, सिंक समझते हैं। इसलिए देखो ये तो नेगेटिव हो गया, लेकिन जो इसके पॉजिटिव चार्ज है सबके सब क्या हो गए, सिंक में चले गए। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड के बारे में था। फिर ये क्या था, ये आपका कंडक्टर और इंसुलेटर्स के ऊपर था, राइट। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के ऊपर था, बेसिक सा डिफरेंस है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अब हमने क्या कहा कि हम लोग मोशन करवा रहे हैं। व्हेन वी स्टार्ट मोशन ऑफ द चार्जेस, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है चार्ज अपॉन टाइम। क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम। इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है आपका क्या, एम्पियर। ऐसा यूनिट एम्पियर होती है। फिर मैंने आपको बताया किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और अगर मैंने किसी कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक करंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट किया तो उसके भीतर इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन कितना रैंडम होता है, रैंडम होता है, राइट। ये वाला डायग्राम जो है ये आपको यही शो कर रहा है, और ये वाला डायग्राम आपको क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे चल रहा है या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे चल रही है, राइट। ये बीच वाली चीज़ क्या है, ये आपकी बैटरी है। बैटरी क्या करती है, फोर्स करती है। किसको फोर्स कर रही है, आपके इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स कर रही है मूव करवाने के लिए, राइट। ये सारी चीज़ें आपको, अच्छा। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे आप 1 एम्पियर को लिख सकते हो जस्ट बाय यूजिंग फार्मूला। और ये आपको याद है क्यों, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, राइट। टाइम को 1 सेकंड ले लो, चार्ज को 1 कूलम ले लो, तो ऑब्वियस ही बात है 1 एम्पियर आ जाएगा तुम्हारा, क्लियर। और ये इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टीज़ थी। फिर मैंने आपको बताया कि कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, अल्टरनेट होते हैं या डायरेक्ट होते हैं। सो व्हेन आई एम स्टडिंग अबाउट दिस वन, बैटरीज, जिसमें एक डेफिनेट अमाउंट का करंट आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मौजूद है, जो कि पर्टिकुलर पोटेंशियल की होती है। हम लोग 1.5 वोल्ट की बैटरी को यूज़ करते हैं, कहीं पर आपके जो इन्वर्टर्स है उसमें अलग वोल्ट की बैटरीज यूज होती है। एवरीवेयर आपके जो ये स्टेबलाइजर्स लगाते हैं उसमें अलग वोल्ट की बैटरीज, क्यों बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है। बैटरीज में डायरेक्ट करंट होता है। फिर मैंने आपको बताया पोटेंशियल, अब आ गए थे हम लोग इस पर, पोटेंशियल पर। और फिर मैंने आपको बताया कि जो आप लोगों ने ग्रेविटेशन में एक पोटेंशियल का पढ़ा था, अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में एक पोटेंशियल बताएंगे। पोटेंशियल की डायरेक्शन ट्रैवल क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा पॉजिटिव रहे, कहने का मतलब ये होता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फॉर्म करेगा। सो नेवर, आप कभी भी कॉपी में अगर डायरेक्शन लिखते हो किसका, पोटेंशियल के फ्लो का, तो पॉजिटिव नेगेटिव मत लिखना, क्या लिखोगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल लिखोगे, क्लियर है। कभी भी ये नहीं लिखना कि पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाती है। और फिर हम लोगों ने इसको डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था भाई, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चार्ज, टेस्ट चार्ज को हम लोग ला रहे हैं इन्फिनिटी से। फिर वही जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना ईजी डायग्राम है, देखिए समझ में आ रहा है ना। कौन सी चार्ज को लाते हैं हम लोग, टेस्ट चार्ज को लाते हैं। टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 कूलम। हाँ, ये पॉजिटिव 1 कूलम होती है, ठीक है। हाँ ओके, तो हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस पता था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है कि अगर मैं इन्फिनिटी से किसी एक गिवन पॉइंट ए पर एक चार्ज को लाऊं, वर्क डन करवाया है, ऑब्वियस सी बात है। हम ये क्या होता है, वर्क डन होता है। पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, पोटेंशियल का फार्मूला बाबू वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, वर्क डन बाय टाइम टेकन। हाँ, वर्क डन बाय टाइम टेकन, राइट। हाँ, तो जब वर्क डन बाय टाइम टेकन है तो दैट मीन्स क्या होगा, जूल बाई सेकेंड। तो जूल बाई सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं, आपका वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, राइट। ये क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो सिमिलरली जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है, वो भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है। अब जो घरों में हम लोग देखते हैं डेली टू डेली लाइफ में, वो पोटेंशियल नहीं देखते बेटा, वो हम लोग क्या देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं कि 2 पॉइंट्स पर कितना डिफरेंस है। ओके ना, सेकंड थिंग क्या है, कैसे हम लोग करते हैं, हम लोग पहले एक पॉइंट पर लाते हैं इन्फिनिटी से चार्ज को, फिर दूसरे पॉइंट पर लाते हैं इन्फिनिटी पर चार्ज को, फिर उन दोनों पॉइंट का डिफरेंस जो पोटेंशियल का होता है वो हम लोग सर्च आउट करते हैं, तो मेरा क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग ने इस सर्किट में आपको दिखाया कि भीतर कुछ खाना खा रहा है, और बाद में हम लोग ने लास्ट क्लास के लास्ट की तरफ बोला था कि वो खाना एक्चुअली होता क्या है,
राइट, आएंगे उस टॉपिक पर रिवाइज के वक्त। अब देखो जैसे कि ये बल्ब है, बल्ब को मुझे जलाना है, बीच में 1.5 वोल्ट की बैटरी रहती है, तो ऑब्वियस ही बात है हमें पता है कि जो करंट फ्लो होता है वो हायर टू जो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि बैटरी का जो पॉजिटिव है वहाँ से बैटरी के नेगेटिव, देखो यहाँ से गया, बल्ब को जलाया क्योंकि बल्ब ने कुछ खाया, करंट बताया, और फिर वापस ये आ गया। तो सर्किट हमारी क्या है, पहले बात तो ये क्लोज सर्किट है, दूसरी बात ये कंडक्शन कर रही है। क्लियर है? अब देखिए ये वाला, तो इसका मतलब कि जहाँ पर ये 1.5 वोल्ट है डायरेक्ट 0 वोल्ट पर आइए, ठीक है, 1.5 वोल्ट से डायरेक्ट 0 वोल्ट पर आइए जला के। सिमिलरली अगर आप सर्किट बी में देखोगे तो सर्किट बी क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पर पहले तो ये 6 वोल्ट लगा मुझे, ठीक है, क्यों कि 6 वोल्ट पहले BC को जलाया, जलाने के बाद कुछ खाएगा, ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल थोड़ा तो घटेगा ही। अब कितना घटेगा, ये बैटरी कितना रेजिस्टेंस सारी चीज़ें खा रही है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और क्योंकि हमें वैल्यूज दी नहीं है, हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि इस वैल्यूज़ को कैसे कंप्लीट करते हैं ओम्स लॉ के हेल्प से, हम लोग ओम्स लॉ पर काम करेंगे। बट उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा खा पी के ये दूसरे नंबर पर आया। दूसरे नंबर पर क्या है कि यहाँ पर एक और बैटरी है, अरे बल्ब है, और बल्ब ने फिर से कुछ खाया। जब बल्ब फिर से कुछ खाएगा तो ऑब्वियस ही बात है उसका पोटेंशियल क्या होगा, गिरेगा। गिरने के बाद वापस वो कहाँ पर जाएगा, वापस वो उसके पास जाएगा, तो कुछ खा के ही जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है हायर होगा। इस पॉइंट के जो वैल्यू होगी उससे तो इसकी वैल्यू हायर ही होगी, बिकॉज पोटेंशियल फ्लो करने के लिए ज़रूरी क्या होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जो ये डायग्राम है ये आपको वही बता रहा है। क्लियर है ना, ये डायग्राम आपको वही बता रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बस वही चीज़ है, पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई गई है, और 1 वोल्ट को क्या वैल्यू होती है। ऑब्वियस ही बात है जब हमें वर्क डन अपॉन कूलम चार्ज बोल रही हूँ तो वर्क कितना होगा, जूल में होगा, यानी कि 1 जूल होगी, 1 जूल होगी ना, और क्यू है तो ऑब्वियस ही बात है चार्ज होगा, तो इसका मतलब 1 कूलम चार्ज देंगे, तब जाके हमारी जो एक सेंटेंस बनेगा, पैरा बने जो डेफिनेशन बनेगी वो किसकी बनेगी, 1 वोल्ट की। तो देखिए 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। क्लियर है ना, अभी तक कोई प्रॉब्लम है? ओके अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या होती है, वो एक क्वेश्चन था कि वो पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी उसका फॉर्मूला वर्क डन बाय टाइम टेकन। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, हाँ वो तो उसका फॉर्मूला वर्क डन बाय टाइम टेकन ना। वर्क डन ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। देखो एक हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी अभी पढ़ेंगे वो क्या होता है कि अगर 2 चार्ज हैं, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपके इधर है, वो 12th में ही होता है वैसे तो, कि 2 चार्ज बॉडी है और चार्ज बॉडी के बीच में डिस्टेंस मान लो 4 मीटर की है, तो फोर्स हम क्या निकालते हैं, फोर्स हम निकालते हैं K Q1 Q2 अपॉन योर R², राइट, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी तो देखा ना ये वाला फॉर्मूला कूलम्स लॉ। लेकिन जो पोटेंशियल होता है ना वो क्या होता है, वो हो जाता है R² की जगह सिंपल R। क्या हो जाता है, R² की जगह सिंपल R। सो आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा है इस पर आंसर डिवाइड कर रहा है, बट ऑल थ्रो योर वर्क डन पर टाइम, ठीक है, वो क्या होती है, पावर होती है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आपकी एनर्जी की, सिंपल एनर्जी की, तो जो पोटेंशियल होती है, एक्चुअली पोटेंशियल क्या होती है, वर्क डन बाई चार्ज, ठीक है, तो चार्ज को 1 कूलम करेंगे तो यूनिट्स में आएगा, तब जाके ये ऊपर की तरफ जाएगा। सो इट्स नॉट टोटली बट एनी हाउ तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, बस यही है। अब देखो बैटरी का, ये वाली बैटरी वाला भी हम लोग देखा था कि पोटेंशियल पॉजिटिव से नेगेटिव। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ क्या फॉर्मूला था, ये भी मैंने देखा था, E.D इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। E.D यानी कि डी दोनों के बीच का डिस्टेंस, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका, 2 पॉइंट को इन्फिनिटी से लाके बीच में दोनों का डिफरेंस, यही तो हो गया ना। अच्छा, ये वाला डायग्राम भी हम लोगों ने देखा था, राइट, इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइंस वगैरह ये सारी चीज़ें, फिर पोटेंशियल डिफरेंस का वो फॉर्मूला, फिर हमने बताया था कि कंडक्टर क्या होता है एक्चुअली, ठीक है, कंडक्टर में जब हमारे पास कंडक्टर्स को ऐसे ही रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, फ्रीली, रैंडमली मूव करते हैं, राइट, उनकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम उसमें क्या डालते हैं बेटा, पोटेंशियल डालते हैं, पोटेंशियल हम किसी बैटरी से डालेंगे, पोटेंशियल हम किसी बैटरी से ही डालेंगे, तो जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं बैटरी से, हम एक डेफिनेट पर्टिकुलर वैल्यू की पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करके, जो मोशन है इसके दो एंड्स हो गए ना, एक प्लस एंड और एक माइनस एंड हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस टू पॉजिटिव होगी, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। तो देखो जो पहले अलाइंड नहीं थे, रैंडमली मोशन कर रहे थे, अब वो क्या है, अब वो अलाइंड है, वो रैंडमली मोशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लियर है ना,
ओके। हाँ। फिर हमने आपको बताया कि कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जिसमें इजीली आयंस ब्रेक हो जाते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर हम लोग थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस का अप्लाई करें किसी बैटरी के थ्रू, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? इजीली ब्रेक हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होता है? उसमें करंट का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी का उसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो सबसे बेसिक इलेक्ट्रोलाइट हम क्या यूज़ करते हैं? या तो कॉपर सल्फेट या तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl और कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। तो अब जैसे ही हम इसमें बैटरी के थ्रू, देखिए ये दो इलेक्ट्रोड है, अब जैसे ही बैटरी के थ्रू हम उसमें से करंट फ्लो करवाएंगे तो एक क्या करेगा? जब Cu2SO4 कैसे ब्रेक होगा? Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस से ब्रेक होगा। तो एक क्या खींचेगा? पॉजिटिव आयंस को खींचेगा। तो जो इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है बैटरी के, वो किसको खींचेगा? पॉजिटिव आयंस को खींचेगा। और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव से कनेक्टेड है, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, वो पॉजिटिव्स को खींचेगा, यानी कि Cu2 प्लस को खींचेगा। और दूसरा वाला किसको खींचेगा? आपके SO4 2 माइनस को खींचेगा। क्लियर है ना? अगर मैंने जो सॉल्यूशन है वो SO4 का बनाया, यानी कि कॉपर सल्फेट का बनाया, जस्ट सेम तरीका NaCl का होगा। NaCl यानी कि Na प्लस Cl माइनस का। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। अच्छा, इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। क्या होते हैं इसमें? आयंस होते हैं बेटा। क्या होते हैं? आयंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस। कोई भी बैटरी बना रहे हैं उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं। कोई भी बैटरी बनाता है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है। या तो कैथोड होगा या तो एनोड होगा। एनोड होगा तो पॉजिटिव होगा, कैथोड होगा तो नेगेटिव होगा। क्लियर है ना? हाँ। ओके। अगर बैटरी बना रहे हैं तो मेरे पास दो टर्मिनल होंगे इलेक्ट्रोड्स के, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। क्लियर है? हाँ। तो ये जो चार्जेस मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में, उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स में कैसे काम करता है, कैसे कैथोड पे डिपोजिशन होता है। ठीक है, सॉल्यूशन से आयंस आपके टूट टूट के डिपॉजिट हो रहे हैं। क्लियर है ना? अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ो। आगे क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब देखो मैंने आपको कहा था कि कोई भी चीज़ तो ऐसे ही अपने से सब चीज़ें पास नहीं करवाती। कोई तो ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करवाएगी, कोई तो हिंड्रेंस प्रोड्यूस करवाएगी, कोई तो कठिनाई पैदा करेगी। तो जो कठिनाई है उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। वॉट एवर कंडक्टर्स जो है बहुत गुड क्या है? कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही ईजिली मूव कराते हैं चार्जेस को। दे हैव ऑल्सो अ रेजिस्टेंस, दे हैव ऑल्सो अ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस सब में होता है, चाहे किसी में ज़्यादा हो या कम हो, पर रेजिस्टेंस होता ज़रूर है। तो जब रेजिस्टेंस होता ज़रूर है तो हम क्या कह सकते हैं बेटा? हम कह सकते हैं कि भैया इसका कोई ऐसा यूनिट होगा। दैट मीन्स देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक लाइन, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है। और जब ये कॉल करेगा रेजिस्टेंस, दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस की कोई यूनिट होगी। क्या है रेजिस्टेंस की यूनिट? तो हम कहेंगे भैया ओम। और उसका डायरेक्ट जो सिंबल होता है वो क्या होता है? ग्रीक वर्ड का ओमेगा। इतना हम लोग ने पढ़ा। अब अपने हिसाब से किलो है कि मेगा है कि गीगा है, ये अपने जो वैल्यू आती है उसके हिसाब से। अब रेजिस्टेंस है तो एक कंडक्टेंस भी होगा। 1/R जो होगा वो क्या होगा? कंडक्टेंस होगा या सीमेन होगा। मतलब देखो अगर मैंने इंसुलेटर्स, देखो मैंने आपको बताया था कि एक कंडक्टर्स होता है, एक इंसुलेटर होता है। कंडक्टर में रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो होती है। और कंडक्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब हमारे पास ओम की वैल्यूज कम आएंगी, सीमेन की वैल्यूज ज़्यादा आएंगी। किसमें? कंडक्टर्स में। हाँ। लेकिन जैसे ही हम किस में आ जाएंगे बताओ? इंसुलेटर्स में आ जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? और कंडक्टेंस कम हो जाएगी। हाँ, क्लियर है ना? दिक्कत तो नहीं है? हाँ। ओके। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम किसे कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, जैसे कि देखो हर चीज़ की एक स्पेसिफिक वैल्यू हो, तो उसी तरह जितने भी कंडक्टर्स हैं सबको ही गुड कंडक्टर है, पर एक स्टैंडर्डाइजेशन तो होता है ना। तो सिमिलरली इस स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करने के लिए हर एक कंडक्टर्स की अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, और उसी स्पेसिफिक वैल्यू को क्या शो करता है? रेजिस्टिविटी। राइट, रेजिस्टिविटी शो करता है। तो जब रेजिस्टिविटी शो करता है तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ? हमारे पास रेजिस्टिविटी होनी चाहिए और एक कंडक्टिविटी होनी चाहिए ना। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रो हो गया, रो हो गया। और कंडक्टिविटी क्या है? आपका रो का ऑपोजिट हो गया, मतलब 1/1 हो गया ना। क्लियर है? ये आपको स्लाइड क्लियर है? क्लियर है ना? तो अब हमारे पास जब रेजिस्टिविटी है, सबका हमें पता है कि क्या क्या वैल्यूज़ होती है, क्या क्या उसके क्या कहते हैं ऐसा यूनिट्स होते हैं। राइट, ठीक है। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, ये कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस
दो अलग चीज़ें होती है। रेजिस्टेंस के साथ कंडक्टेंस आता है, रेजिस्टिविटी के साथ कंडक्टिविटी आती है। तो फॉर्मूला हमेशा जो आपका ओम पर मीटर हो गया या सीमेन हो गया या मो हो गया, ये सब के सब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? कंडक्टेंस के साथ, ठीक है। और एग्जाम में जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो ये कंडक्टिविटी के साथ डाल देते हैं आप लोग, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। सीमेन हुआ, ओम हुआ, मो हुआ, ये जो सीबीएसई की कॉपियाँ चेक होती है ना, इसमें हर एक स्टेप पर नंबर होता है, और ये नंबर टीचर डिसाइड नहीं करता, ये नंबर सीबीएसई डिसाइड करती है, और वो हर एक पॉइंट 1, पॉइंट 2 ऐसे ऐसे नंबर देती हुई जाती है। तो अपने को ध्यान रखना है कि अपन को क्या करना है, ठीक है। हो जाएगा, ओके। तो अब आते हैं एक सुपर कंडक्टर पर। सुपर कंडक्टर एक्चुअली देखो एक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। एंड नाउ अ डे सुपर कंडक्टर आर वेरी वास्ट यूसेज। तो सुपर कंडक्टर जो मटेरियल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, व्हेन आई एम ट्राइंग टू स्टडी अबाउट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को एक बार फिर से देखते हैं टुडे। एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को अगर मैं सी से दिखाऊं तो रेजिस्टेंस को मैं आर से दिखाऊंगी, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम, ठीक है। एक होती है आपकी रेजिस्टिविटी, क्या होती है? रो, ठीक है। और एक आपकी होती है कंडक्टिविटी। अच्छा, ये सारे रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी सब के सब हम लोग कौन से टाइप के ले रहे हैं? इलेक्ट्रिक टाइप के ले रहे हैं। किस टाइप के ले रहे हैं? इलेक्ट्रिक। एक होती है कंडक्टिविटी, ठीक है। एक होती है आपकी कंडक्टिविटी जो कि सिग्मा से हम शो कर रहे हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। और कंडक्टिविटी क्या होती है? 1 रेजिस्टेंस होती है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एक तो आपका मो हो जाएगा, या तो आपका सीमेन हो जाएगा, या तो आपका ओम पर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों किसके ऐसा यूनिट है? कंडक्टेंस के। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रो रेजिस्टिविटी। अब बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस है प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और साथ ही साथ जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो ये लेंथ और एरिया का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, इस साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो क्या हो जाती है? आपकी रो L/A हो जाती है। क्लियर है? तो अगर आपको बोला जाए कि रो का ऐसा यूनिट निकालो, तो कैसे निकालोगे? रो का ऐसा यूनिट बोल ही सकता है। तो रो का ऐसा यूनिट निकालेंगे, देखो मेरे पास क्या होना चाहिए, इधर तो ओम आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? रो, इधर आ जाएगा मीटर, इधर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे तो मीटर बचा। तो यानी कि हम रो को लिख सकते हैं ओम मीटर। रो को हम क्या लिख सकते हैं? ओम मीटर। उसी तरह हम किसका कंडक्टिविटी का निकाल सकते हैं? 1/, तो यानी कि पर ओम पर मीटर। किसका? कंडक्टिविटी का। किसका? कंडक्टिविटी का। और ये किसका है? रो का। क्लियर है ना? तो ऐसा यूनिट निकालना बहुत ज़रूरी है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको आना चाहिए कैसे निकालें, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं तो एग्जाम में इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? स्लाइड दिखा आपको क्या? अब देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उसके ऊपर सॉल्व करते हैं। मान लो उसने बोला मेरे पास कंडक्टर 1 है और हमारे पास कंडक्टर 2 है, ठीक है। दोनों कंडक्टर का मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है, ठीक है। अब एक का लेंथ L1 है, एक की लेंथ L2 है, एक का एरिया A1 है, एक का एरिया A2 है, ठीक है। मुझे रेजिस्टेंस का रेशियो बताओ, फाइंड रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंसेस। अब तुम मुझे ये बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत इजी है। जब हमारे पास कंडक्टर का मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रो है, जो कि हमारी क्या कहलाती है? रेजिस्टिविटी कहलाती है, वो क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। जब वही चीज़ सेम हो जाएगी यानी कि रो 1 इजिकल टू रो 2 इजिकल टू रो हो जाएगी ना। दूसरी चीज़ हम जानते हैं रेजिस्टेंस इजिकल टू रो L अपॉन एरिया। तो इसका मतलब R1 इजिकल टू रो 1 L1 अपॉन A1। सिमिलरली R2 इजिकल टू रो 2 L2 अपॉन A2। अब क्योंकि ये रेशियो बोला है तो ऑब्वियस ही बात है R1 अपॉन R2। क्लियर है? तो यानी कि रो 1 L1 अपॉन A1 डिवाइडेड बाई रो 2 L2 अपॉन A2, यही होगा ना? कुछ गलत तो नहीं लिखा है? ओके। अब क्योंकि हमारा मटेरियल सेम है और मैंने इस चीज़ को यूज़ किया है तो मैंने इस हिसाब से ये दोनों चीज़ तो कट जाएगी, कट जाएगी। तो मेरे पास बचा क्या? L1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन L2, यही ना है। यानी कि मैं अगर और सजा के लिखना चाहूँ तो ये L1 अपॉन L2 इंटू
A2/A1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनका रेशियो R1/R2। हाँ ठीक है, अब रेशियो पता हाँ चल गया। क्वेश्चन आ गया क्या? क्वेश्चन कभी कभी जब बड़े बच्चों को ये आता है या कोई कंपटीशन में ऐसे पॉइंट्स पर आते हैं, नहीं तो आप लोग के लेवल पर वैल्यूज़ दे दीजिए 3 4 5 ऐसा कुछ सेंटीमीटर मीटर में। लेकिन ओके करने का तरीका क्या होगा? ये अगर वैल्यूज़ दी गई तो पुट कर दो ना वैल्यूज़, क्या दिक्कत है हमें? चीज़ तो समझ में आ गई है ना? फाइन है ना? दिक्कत तो नहीं? अब देखो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं एग्जाम में। कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं? 1 मिनट। ठीक है, और वो जब स्फेयर कह देगा तो इसका मतलब वो रेडियस देगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए जो स्फेयर का एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया 4πr²। ये क्या होता है? स्फेयर का हाँ सरफेस एरिया होता है। तो surface तुम area। निकाल लोगे इजीली, निकाल लोगे ना। मतलब क्या हो जाएगा? R = ρl/एरिया 4πr²। क्लियर है? निकालोगे रेजिस्टेंस। इसी तरह वो कह सकता है भैया कि मेरे पास स्क्वायर है, ठीक है, और साइड गिवन। हाँ तो भैया जब स्क्वायर है, साइड गिवन है, तो तुम्हें पता नहीं है स्क्वायर का एरिया क्या होगा? साइड गिवन मान लो ए दे दिया, सेंटीमीटर या मीटर वॉटेवर में भी, तो ए स्क्वायर होगा। तो आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा ρ/A²। तो एक एक कट गया तो ρ/A हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हाँ तो बस उसको थोड़ा सा टेढ़ मेढ़ यही करना है और कुछ नहीं करना। क्लियर? या अगर वो रेक्टेंगल दे दे भैया तो क्या हो जाएगा? आर इजिकल रेक्टेंगल देगा तो लेंथ देगा और ब्रेथ देगा, लेंथ और ब्रेथ देगा। तो आर क्या हो जाएगा? रो, लेंथ तो लेंथ ही रहेगा, ब्रेथ दे देगा तो तुम क्या लोगे? तो एल इंटू बी हो जाएगा। लेंथ इनटू ब्रेथ। हाँ, हाँ तो एल एल कट गया तो ये क्या हो जाएगा? ρ/b। होल स्क्वायर नहीं होगा? अरे बाबू कहाँ होगा? अच्छा नहीं सॉरी हाँ ठीक है, चलिए। हो जाएगा ना? तो बस अल्टरेशन अगर उसे करना हो तो इतना ही अल्टरेशन करेंगे और नहीं करेंगे। क्लियर है? अब मान लो वो जो पिछले वाला केस था उसने दो कंडक्टर जो बोले थे 1 और कंडक्टर 2 का उसने बोला कि सेम मटेरियल, ठीक है, और एक पॉइंट सेम लेंथ बोल दे तो क्या हो जाएगा? सेम मटेरियल होने पर ρ = ρ1 = ρ2 हो जाएगा, होगा ना? और सेम लेंथ बोलने पर भैया L = L1 = L2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब तो और इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? ये तुम्हारा R1/R2 = रो तो कट गया, L1/A1 रहता है और L2/A2 रहता है, पर L भी सेम है तो L भी कट गया। तो बचा मेरे पास क्या कि A2/A1 बचा, मतलब दोनों का एरिया का रेशियो बचा। तो रेजिस्टेंस = व्हाट? द रेशियो ऑफ देयर एरिया, रेशियो ऑफ देयर व्हाट? एरिया। तो कुछ नहीं मॉडिफिकेशन करते, बस यही चाम चिकड़म वाला, मतलब थोड़ा सा इधर खींच दिया, थोड़ा सा उधर खींच दिया, बस यही करेंगे और फिर न्यूमेरिकल डाल देंगे। न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ नहीं होता है, बस यही होता है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल समझना पड़ता है। और ये समझते कैसे हैं? न्यूमेरिकल्स करने से। आप अपने हाथों से इतने सारे न्यूमेरिकल्स निकालो कि आपको ना फॉर्मूला याद करना पड़े और ना ही आपको कुछ एक्स्ट्रा याद करना पड़े, अपने हाथों से निकालिए। क्लियर है ना? दिक्कत तो नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, ये क्वेश्चन कितना सुंदर सा दिया। द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर निक्रोम वायर 6 ओम दे दिया है, 1 मीटर की 6 ओम है, तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 70 मीटर। 70 मीटर की निकाल लो। या तो तुम इसको SI में कन्वर्ट करो या तो तुम उसको CGS में कन्वर्ट करो। ऑलवेज ट्राई इन SI, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा CGS में इजी पड़ा है तो आप CGS में ट्रांसफ़र करो, वरना आप कोशिश क्या करोगे? SI में। क्योंकि देखो बेटा, ये जो ओम वगैरह आती है ना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है? SI में होती है। तो क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में रेशियो जो है वो कट आउट हो जाएगा सेंटीमीटर/सेंटीमीटर, इसलिए अपने को दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमें ऐसा कुछ रेशियो ही ना फाइंड आउट करना पड़े, कुछ और परमानेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करना पड़े, परमानेंट वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़े, तो हम उसको कैसे करेंगे? SI में करेंगे, ठीक है। हो जाएगा ना? हाँ तो देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, इजी है कि नहीं? पहले तो उसके पास 1 मीटर था, तो 1 मीटर के लिए रेजिस्टेंस पता था। दूसरे केस में उसके पास 70 सेंटीमीटर हो गया, तो हमें पता चल गया। क्यों बोल रहा है? अब देखो ये कह रहा है कि भैया निक्रोम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, ठीक है, लेकिन उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ऑल द टाइम सेम है। क्या है? सेम है। इसलिए मेरा A वाला पार्ट कट गया,
सिर्फ और सिर्फ एल वाला पार्ट बचा बचा ना, हाँ तो कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 वायर्स मेड ऑफ जर्मन सिल्वर आर टेकन सच दैट length and area of the cross section of the second wire are twice and thrice respectively, ठीक है, twice and thrice respectively those of the first wire, फर्स्ट वायर का ट्वाइस भी है, फर्स्ट वायर का थ्राइस है। क्या है? लेंथ एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर इज 12R, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर। हो जाएगा। मेरे पास जर्मन सिल्वर वायर के 2 टुकड़े हैं, एक की लेंथ L1 है, एक की लेंथ L2 है। L2 बताया जा रहा है ट्वाइस ऑफ L1, देखो ट्वाइस टाइम बताया गया है। और साथ ही साथ जो वायर्स हैं उसकी एक की तो एरिया A1 है, लेकिन दूसरे की एरिया क्या है? थ्राइस ऑफ A1। क्वेश्चन में आप देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, उसने बोला कि जो R2 है वो क्या है? 12R है, और R1 मुझे पता करके बताओ। क्लियर है। अब जब दोनों ही वायर्स आपके जर्मन सिल्वर के हैं, इसका मतलब ही ये हो गया कि रो इज इक्वल टू रो 1 इज इक्वल टू रो 2। क्लियर है। अब देखो R1 क्या हो जाएगा? रो L1 अपॉन L2। R2 क्या हो जाएगा? रो L2 अपॉन A2। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे R1 अपॉन R2 कर सकते हैं, इजिकल रो तो कट ही जाएगा, L1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन L2 सॉरी, कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? L1 दिया हुआ है हमारे पास कुछ, A1 क्या दिया हुआ है कुछ, और A2 क्या दिया हुआ है? A2 दिया हुआ है हमारे पास 3A1, और L2 दिया हुआ है हमारे पास 2L1। L1 काट दो और A1 काट दो, तो ये बना भाई 3/2। लेकिन हमारे पास R1 तो पता नहीं है, R2 हमें पता है कि 12R है, ठीक है 12R है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/2। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 12/2 R लिखना साथ में, तो ये तो हो जाएगा, 6 टाइम्स कटेगा, तो R1 क्या हो जाएगा? 18R हो जाएगा। हो जाएगा ना। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे करना होता है? कोई दिक्कत तो नहीं?